हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? दोस्तों, इस बार आप लोगों को आपका जो भी एग्जाम है, चाहे वो बीए का है, एमए का है, आपका नेट का है, जेआरएफ सेट वगैरह जो भी एग्जाम है, इस बार आप लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से उसे क्लियर करना है। ठीक है ना? मुझसे जितना बनेगा मैं आप सब लोगों को उतना सहयोग दूंगा। ठीक है ना? और आप लोगों को मैंने जो क्या बोलते हैं परसेंटेज के और औसत के सवाल बताए हैं, वो आप लोग उनको देख लो, क्योंकि वहां से आपको ना, जब मैं आपको रीजनिंग सिखाऊंगा ना, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा ना, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपने करना सीख लिया तो आपको 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है ना? डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका। और क्या बोलते, तो वहां से जो है आपके 5 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। ठीक है ना? तो वो आपने सीख लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 क्वेश्चन वहां से आए, उसके अलावा भी एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाता है कि भाई इसका परसेंटेज निकालो, इसका ऐसे करो वैसे करो। तो कई बार 6-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप कैसे छोड़ सकते हो उनको। 12 नंबर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। तो आपको क्या करना है कि भाई वो जो है कि वो ना आपको वो वीडियो देखनी है। ठीक है ना? उसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ टिप्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको तो करना ही करना है। अगर उनको नहीं किया तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो अपना जो भी है। ठीक है ना? हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? आपका अरस्तु के बारे में पढ़ा था। अरस्तु की जो बुक्स है उसमें 8 भागों में डिवाइड है। उन 8 के 8 भागों का हमने को पढ़ा था। उसके बाद हमने जो इसकी क्या बोलते हैं, जो विधि थी अरस्तु की, ठीक है ना, कौन कौन सी विधि यूज करता है? आपका आगमनात्मक विधि करता है, ऐतिहासिक विधि करता है, स्वदृश्यपूर्ण विधि करता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, आपका विश्लेषणात्मक विधि है, स्वदृश्यपूर्ण विधि है। तो ये सारी विधियां वो अपने उसमें अध्ययन में यूज करता है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास संबंधी विचार। ठीक है ना? तो आप बहुत इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक सैद्धांतिक तौर पे अरस्तु ने ही इसका सबसे पहले वर्णन किया है, जो किताबों में मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं साथियों। नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स नहीं भी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अरस्तु के दास संबंधी विचार। ठीक है ना? क्या? अरस्तु के दास संबंधी विचार। अब अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु दासों को स्वामी के लिए अनिवार्य मानता है। अनिवार्य मतलब जरूरी मानता है भाई, कि मतलब अरस्तु के अनुसार दास स्वामी के लिए जरूरी है। ठीक है ना? अरस्तु कहता है जिस प्रकार वीणा वाद्य यंत्रों, ठीक है ना, वीणा वाद्य यंत्रों आदि की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है ना? ठीक है? क्या? उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन और बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। अब इस बात को हम समझते हैं कि अरस्तु इसमें कहना क्या चाहता है। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार, जैसे अगर हम एक बढ़िया संगीत बजाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम एक बढ़िया संगीत बजाना चाहते हैं, बढ़िया गाना गाना चाहते हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें क्या बोलते हैं, गिटार की जरूरत होगी, हमें तबले की जरूरत हो सकती है, हमें क्या बोलते हैं, आपका वो बिंजू वगैरह जो होता है, पियानो वगैरह, उनकी जरूरत पड़ सकती है। तभी क्या होगा कि तभी बढ़िया संगीत निकल के, तभी बढ़िया संगीत बनेगा, तभी बढ़िया गाने का की जो क्वालिटी है बढ़िया होगी। ठीक है ना? जब हमारे पास संगीत से संबंधित यंत्र होंगे, चाहे आपका पियानो हो, चाहे आपका क्या बोलते हो बजाने वाला कोई यंत्र हो, या फिर ढोलक हो, तो जब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी तभी क्या होगा कि उत्तम संगीत बजेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार अगर किसी आदमी के पास दास है तो उस आदमी का जीवन क्या होगा, उसका आदमी का जीवन उत्तम हो जाएगा, उसके आदमी का बौद्धिक विकास होगा, और उसके आदमी के अंदर जो नैतिक गुण है ना, उसका भी विकास तभी होगा जब उसके पास दास होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने क्या बोलते हैं, आपका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक दृष्टांत ले लिया। ठीक है ना? कि तुलना भी कर दी यहाँ पे। ठीक है ना? अभी क्या बोलते हैं, कहता है ना, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि अरस्तु, अब कुछ बातें हैं। अरस्तु के समय यूनानी समाज का आधार ही दास प्रथा थी। ठीक है ना? जब अरस्तु था ना, अरस्तु के टाइम में यूनान समाज का जो आधार था ना, वो दास प्रथा थी। मतलब चारों तरफ दास प्रथा
थी, बहुत अच्छा बोलबाला था उस समय, ठीक है। और अरस्तु जो एटिक की दास प्रथा थी ना, उससे बहुत प्रभावित था, ठीक है ना। अब वहां पे क्या था, कैसे था, ये तो कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है, आप इतना ही नोट कर लो, या इससे भी अगर नोट नहीं करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से कुछ बनेगा नहीं। एटिक में दास को परिवार का अंग समझा जाता था। देखो ये बहुत बड़ी बात कही है, दास को क्या जाता था, परिवार का अंग समझा जाता था। अभी क्या होता है कि दोस्तों, जो एक टाइम ऐसा था कि भाई दासों को ना, दासों के संग बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको खाने के बढ़िया भोजन नहीं दिया जाता था, उनको कपड़े नहीं दिए जाते थे, तो उनके संग बहुत बदतर व्यवहार किया जाता था। लेकिन एटिक में क्या था, एटिक में दास को ना परिवार का अंग समझा जाता था। मतलब जैसे परिवार के और सदस्य, जैसे मेरा बेटा हो गया, मेरी वाइफ हो गई, या फिर मेरा क्या बोलते हैं डैडी हो गए, मेरी माँ हो गई, या और भी जो सदस्य परिवार के अंग हो गए, उन्हीं परिवार के सदस्यों के समान दास को भी माना जाता था। दास को भी वही भोजन दिया जाता था, वही कपड़े दिए जाते थे जो बाकी सदस्यों को, परिवार के बाकी सदस्यों को दिए जाते थे। तो एटिक में दास को परिवार का अंग समझा जाता था, ठीक है ना। दासों की वेशभूषा भी परिवारों के सदस्यों जैसी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो वेशभूषा थी और खान पान था ना, खान पान, ठीक है ना, खान पान भी कैसा था, परिवार के सदस्यों जैसा था, ठीक है ना। क्या था, खान पान भी परिवार के सदस्यों जैसा था। अब क्या है कि दासों के साथ सामाजिक कानूनी भेदभाव नहीं था, ठीक है ना, कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था, सामाजिक भेदभाव नहीं था और कानूनी भेदभाव नहीं था। कि जैसे कि भाई कई बार देखा गया है कि भाई दासों के संग क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, सामाजिक कार्यों में गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाता था, ठीक है ना, ठीक है। तो उस तरह का ऐसा कुछ नहीं था, उनको भी मतलब सामाजिक अधिकार कुछ थे उनको भी, ठीक है ना। जैसे परिवार के बाकी सदस्य सामाजिक कार्य करते थे, उसी प्रकार दास भी सामाजिक कार्यों में भाग लिया करते, ठीक है ना। दासों को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था, ठीक है ना। तो दासों को क्या है कि राज्यों का संरक्षण भी, सुरक्षा प्रदान थी, प्राप्त थी राज्य से, ठीक है ना। अरस्तु ने दासों का वर्णन अपनी पुस्तकल पॉलिटिक्स के भाग 1 में करता है। ये बहुत बड़ी बात कहता है वो, ठीक है ना। और क्या कहता है कि अरस्तु पॉलिटिक्स के भाग 1 में दास प्रथा का वर्णन करता है, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स के भाग 1 में और क्या करता है, किसका वर्णन करता है, राज्य का और किसका, आपका इसका दास प्रथा का वर्णन करता है पॉलिटिक्स के भाग 1 में, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ठीक है ना। अरस्तु दास के बारे में कहता है कि दास वो व्यक्ति है जो मस्तिष्क से शून्य है, मतलब जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है ना। दास जो समय का नहीं है, मतलब जो जिसका खुद पे नियंत्रण ही नहीं है, ठीक है ना। कौन, जिसका खुद पे नियंत्रण नहीं है, ठीक है, वो दूसरों का है, मतलब उस पर दूसरों का नियंत्रण है। दास संजीव संपत्ति है। क्या है, संजीव, जीवित संपत्ति है। यहाँ पे अरस्तु ने क्या कर दिया है, अरस्तु ने दास की तुलना एक मतलब असेस्ट से कर ली है, ठीक है ना, एक वस्तु से कर दी है, ठीक है ना, वस्तु से कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे अरस्तु ने क्या किया है कि दास की जो तुलना कर दी है एक संपत्ति से कर दी है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 प्रकार का बनाया है, ठीक है ना, 2 प्रकार के मनुष्य को बनाया है। अब देखिए क्या बात कहता है, शारीरिक रूप से मजबूत पर मस्तिष्क से कमजोर, इस प्रकार के लोग दास बनते हैं। तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि दास कौन बनता है। दास वो लोग बनते हैं जो दिमाग से कमजोर होते हैं, ठीक है ना, क्या, जो मस्तिष्क से कमजोर, शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे, शारीरिक उनसे वजन उठवा लो, उनसे हल चलवा लो, उनसे शारीरिक कोई भी काम ले लो, वो तो कर देंगे, लेकिन वो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, कि भाई दिमाग लगाने वाला काम वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, दास होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अरस्तु पहली बात के बाद दूसरी बात क्या कहता है, देखते हैं। ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात क्या कहता है, शारीरिक रूप से कमजोर, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर पर मस्तिष्क से मजबूत, ये लोग क्या है, शासक बनते हैं। क्या बनते हैं, ये लोग शासक बनते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहे कि भाई जिसके अंदर दिमाग होगा, जिसका दिमाग बहुत तेज चलेगा, वो दिमाग से मजबूत होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो शासक बनेगा। वो शासक के चलाने के उसके अंदर गुण होंगे। वो क्या करेगा कि वो शासन की जो बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, उनको वो समझेगा, तो वही क्या बोलता है, वो शासन
कर सकता है, ठीक है ना, वो शासक बनेगा। वही क्या होगा कि आपका वो दास नहीं बनेगा, ठीक है ना। शारीरिक रूप से कमजोर, मस्तिष्क से मजबूत क्या बनेगा, शासक बनेगा। और शारीरिक रूप से मजबूत, मस्तिष्क से कमजोर कौन बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, वो दास बनेगा। तो इस तरह के दो प्रकार के लोगों की बात की है अरस्तु ने, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, अब ये देख लेते हैं भाई। दास प्रथा स्वयं दास के लिए उपयोगी है। ये अरस्तु ये बात कहता है कि भाई दास प्रथा जो है वो दास के लिए उपयोगी है, क्योंकि अरस्तु का मानना ये कि जो दास होगा ना वो दिमागी रूप से कमजोर होगा, दिमागी रूप से शून्य होगा, ठीक है ना, उसका दिमाग जीरो होगा, उसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं है। अब ऐसा आदमी जो दिमाग से शून्य है, जिसको सोचने समझने की पावर नहीं है, उसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, अपना नुकसान कर लेगा, ठीक है ना। क्या कर लेगा, अपना नुकसान कर लेगा, या किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। तो ऐसे लोगों का क्या है कि भाई ऐसे लोगों को का दास बनना ही ठीक है। तो इसी तर्क के कारण वो क्या कहता है, दास प्रथा दास के लिए भी उपयोगी है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या होगा भाई, दास अगर मान लो कोई विवेक दिमाग से शून्य है और वो कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे उसका नुकसान हो, तो इससे तो बढ़िया है कि वो दास बन जाए और उसका मालिक जो होगा उससे निर्देशित करता रहेगा कि उसे क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मालिक का भी बेनिफिट होगा और उसका भी दास का भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। दास प्रथा स्वामी के लिए लाभदायक है, बिल्कुल लाभदायक है। क्या होगा कि भाई जब दास होगा वो घर के जो बाकी कार्य हैं, जो आपके हल खेतों में मजदूरी करनी है और क्या बोलते हैं साफ सफाई हो गया, कपड़े धोना या इस तरह की जो भी कार्य हैं, जब जानवरों को देखना, ये सारे कार्य दास करेगा तो स्वामी को बाकी कार्यों के लिए क्या मिलेगा, समय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बाकी कार्यों के लिए समय मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि स्वामी को भी फायदा होगा और दास को तो मैंने आपको बता ही दिया क्या फायदा होगा। दास प्रथा से समाज का विकास होता है। अब क्या कहता है कि भाई जब क्या बोलते हैं दास प्रथा जब समाज में होगी तो क्या बोलते हैं कि समाज के जो लोग होंगे, लोगों को समाज के बारे में जैसे जो स्वामी होगा, स्वामी के पास दास होंगे तो दास तो अपना कर लग जाएंगे, क्या बोलते हैं अपने कार्यों में, घर के जो घरेलू कार्य हैं वो सारे कार्य दास करेंगे, ठीक है। और जो स्वामी होगा वो सामाजिक कार्य करेगा, क्या होगा, सामाजिक कार्य करेगा, समाज में ज्यादा समय देगा। इससे क्या होगा कि समाज का विकास होगा दोस्तों। क्या होगा, इससे समाज का विकास होगा, क्योंकि अगर स्वामी के पास ज्यादा वक्त होगा, जब वो समाज को समय देगा तभी तो समाज का विकास होगा, ठीक है। दास प्रथा विवेक के सिद्धांत पे आधारित है। मतलब वो ये कहता है कि भाई जो दास है वो विवेक शून्य है, और जो विवेक शून्य है उसको क्या होता है कि उसको किसी विवेकी आदमी के का दास बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत को कहता है कि दास प्रथा विवेक के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद दास प्रथा यूनान की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब भाई ये अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा इसने कहा है आपने अरस्तु ने, क्योंकि भाई अब यूनान में जो दास जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, उत्पादन का कार्य ज्यादा होगा। जब उत्पादन ज्यादा होगा, खेतों में अनाज वगैरह ये सब ज्यादा पैदा होगा, तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था खुशहाली की ओर जाएगी, ठीक है ना। स्वामी तो करेगा नहीं, स्वामी थोड़ी ना उत्पादन का काम करेगा, उत्पादन का काम तो दास को करना है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि भाई दास प्रथा यूनान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब एक बात ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरस्तु जो है वो गलत लाइन पे चला गया कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। मतलब यूनान का अगर कोई सैनिक बंदी पाया गया ना तो वो दास नहीं हो सकता, क्योंकि यूनानी हमेशा शासन करने के लिए बने हैं, ऐसा वो कहता है। अरस्तु ने दो प्रकार के दासों का, यह दासों है दोस्तों नहीं दासों दो प्रकार के दासों का वर्णन किया। कौन कौन सा, पहला है स्वाभाविक दास। और स्वाभाविक दास कौन होते हैं दोस्तों, जो जन्म से मंद बुद्धि होते हैं, अकुशल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अकुशल होते हैं। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, अकुशल, ठीक है ना। जो जन्म से मंद बुद्धि होते हैं, अकुशल होते हैं, अयोग्य होते हैं, वो स्वभाव से दास होते हैं। कहने का मतलब जो पैदा हुआ और उसके अंदर उसका दिमाग कमजोर है, उसका दिमाग इतना बढ़िया नहीं चलता है, उसके अंदर कुशलता का अभाव है, वो अकुशल है, उसके अंदर योग्यता का अभाव है, अयोग्य है, वो क्या होगा, वो दास होगा। ऐसे लोग होंगे, जो लोग होते हैं ना समाज में दोस्तों, जो अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाते हैं, ठीक है ना, देखते नहीं है कि भाई सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अपना मस्त होकर रोड पार कर रहे हैं,
कहीं पे भी क्या बोलते हैं, कुछ भी गलत चीज करने लग जाते हैं, उनके अंदर कोई कुशलता नहीं होती है, अयोग्य होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, अनपढ़ गवार होते हैं, ऐसे लोगों को क्या को किसमें रखता है, वो स्वाभाविक दास की श्रेणी में लगता है। दूसरा होता है वैधानिक दास। क्या कहता है दूसरा? वैधानिक दास कहता है। दूसरा वैधानिक दास का वर्णन करता है। अब ये वैधानिक दास का युद्ध के दौरान बनाए गए दास होते हैं, ठीक है ना। युद्ध के दौरान, जैसे युद्ध हुआ, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे, कम लगभग मेरे ख्याल से 90,000 पता नहीं कितने सैनिक इन्होंने पकड़ लिए थे, ठीक है ना, क्या उनको पकड़ लिए थे। तो इस तरह के जो दास होंगे ना, इस तरह ये दूसरे तरह ये वैधानिक दास की श्रेणी में आएंगे। किसमें आएंगे? वैधानिक दास की श्रेणी में। जो युद्ध के दौरान पकड़े गए होंगे और दास बनाए गए होंगे, वो वैधानिक दास की श्रेणी में आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह देता है अरस्तु। क्या कहता है कि यूनान नगर के युद्धबंदी दास नहीं बन सकते, ठीक है ना, क्योंकि वे शासन करने के लिए बने हैं, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपका कह देता है। क्या कहता है कि भाई यूनान नगर के जो युद्धबंदी होंगे वो कभी भी दास नहीं बनेंगे, क्योंकि वो शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है ना। अरस्तु की दास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, वंश परंपरा पर नहीं मानता है, ठीक है ना। क्या अरस्तु ये कहता है कि भाई कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु कहता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, मतलब जब प्रकृति ही कुछ लोगों को दास बना देती है, कुछ लोगों को स्वामी बना देती है। क्या कहता है अरस्तु कि प्रकृति जो है वो कुछ लोगों को दास बना देती है, कुछ लोगों को स्वामी बना देती है, ये वंश परंपरा पे नहीं है। अच्छा, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं मोची का बेटा मोची बनेगा, धोबी का बेटा क्या होता है धोबी बनेगा, ठीक है ना, वही काम करेगा। कहने का मतलब लोहार का बेटा लोहे का ही काम करेगा, तो ये वंश परंपरा आ गई, ठीक है ना। दास का बेटा दास, ये परंपरा है। दास का बेटा दास, फिर उसका भी बेटा दास, फिर उसका दास, ये वंश परंपरा है, ठीक है ना। और अरस्तु क्या कहता है? ये प्राकृतिक है। प्रकृति ने किसी को दास बना दिया, किसी को राजा बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई राजा है या कोई स्वामी है, उसके घर कोई मंद बुद्धि बालक पैदा होता है, तो वो स्वामी नहीं है, वो भी दास बनेगा। अरस्तु का कहने का मतलब ये है। और किसी दास के घर में अगर कोई क्या बोलते हैं, आपका दिमाग से तेज, कुशल और योग्यता वाला पैदा हो गया, तो वो क्या है, वो उसका स्वामी की श्रेणी में गिनता जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से आपको ये सेंटेंस दे देगा और कथन कारण में पूछ लेगा, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैं एक बार और समझा देता हूं। अरस्तु क्या कहता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, अर्थात प्रकृति ही कुछ लोगों को जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल, अयोग्य पैदा करती है, ठीक है ना, वो दास बनने के योग्य है, ठीक है। और प्रकृति कुछ लोगों को योग्यवान, कुशल और दिमाग से तेज पैदा करती है, तो वो क्या है कि वो स्वामी बनने के लायक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई स्वामी है, उसके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो दिमाग से शून्य है, वो अकुशल है, अयोग्य है, तो वो भी दास माना जाएगा। और किसी दास के घर में अगर कोई योग्यता वाला बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर तेज दिमाग है, वो कुशल है, वो योग्य है, तो वो भी क्या होगा, वो स्वामी की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसा कहता है अरस्तु, ठीक है ना। स्वामी दास पर अत्याचार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात कही है भाई, ये बहुत अच्छी बात कही है कि भाई कोई दास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर अत्याचार कर दो, ठीक है, ये कहता है अरस्तु। और दास को शरीर के अंग के सामने व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मैं हूं, मेरे शरीर का ये अंग है उंगली, अगर मैं इसको क्या होता है कि अपने अंगों को बचा के रखता हूं कि भाई किसी गर्म चीज पे रख के ये जल ना जाए, ठीक है ना, कहीं इसमें कोई कुछ चुभ ना जाए, मेरे पैरों में कांटा ना चुभ जाए, या फिर क्या बोलते हैं धूप से इसको ढक के रखता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि अपने अंगों को बचा के रखता हूं। जिस प्रकार से मैं अपने अंगों को बचा के रखता हूं ना, उसी प्रकार दासों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात दासों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके सोने की, उनके कपड़े की, इन सब चीजों की व्यवस्था स्वामी को करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्वामी को अपने दासों को वचन देना चाहिए। दास है दोस्तों, दो दांतों लिख दिया, दास क्या है? दासों। स्वामी को अपने दासों को वचन देना चाहिए कि अगर दास अच्छा कार्य करेगा तो दास को उसकी दासता से मुक्त कर देगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही है। सपोज करो दोस्तों कोई कुछ दास है, ठीक है ना, कोई दास है, वो अपने स्वामी
की सेवा कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दासों को स्वामी की सेवा करते करते वो उनके अंदर बुद्धि आ जाती है, उनके अंदर अनुभव आ जाता है, उनके अंदर योग्यता आ जाती है, उनके अंदर कुशलता आ जाती है, ठीक है ना। तो वही बात अरस्तु कह रहा है कि भाई ऐसे दास, ठीक है ना, जो अच्छा कार्य कर रहे हो, जिनके जिनके जिनकी जिनकी बुद्धि बढ़ गई हो, जिनके जिनके अंदर योग्यता आ गई हो, कुशलता आ गई हो, तो स्वामी को ऐसा वचन देना चाहिए कि भाई तू मेरे अंडर में जब योग्य हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, अच्छा कार्य करेगा, तो मैं तेरे को दासता से मुक्त कर दूंगा, ठीक है ना। फिर तेरे को दास बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग आ गया है, तू बुद्धि हो गया है, योग्य हो गया, कुशल हो गया है, तो ठीक है। स्वामी को दास से उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है, दास से उतना ही काम करवाओ जो वो कर सकता हो। अब क्या बोलते हैं, कोई दास एक दिन में अगर 5 बीघा खेत ही जोत सकता हो और उसे 15 बीघा खुद खेत जोतने के लिए कह दो, तो यार वो उसके संग कितना अत्याचार होगा। उसको दास को उतना ही कार्य देना चाहिए जितना वो उसकी क्षमता हो, जितना वो कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे मानवीय भावना को, जो मानवीयता है, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अरस्तु ने, ठीक है ना। स्वामी को दासों की भौतिक और शारीरिक सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई क्या बोलते हैं, भौतिक सुविधाएं उसे देनी चाहिए, खाना पीना वगैरह, मनोरंजन वगैरह, ये सब हो गया। शारीरिक सुविधा देनी चाहिए भाई, ठीक है ना। शारीरिक सुविधा में आपका ये आ गया, क्षमता के अनुसार कार्य दो, ज्यादा अधिक कार्य मत लो, ठीक है। अरस्तु के अनुसार दासों की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। अब अरस्तु कहता है ये कभी नहीं होना चाहिए, आपको उतने ही दास रखने चाहिए जितनी आपकी आवश्यकता हो, ठीक है। आपकी आवश्यकता अगर 10 दास रखने की, 10 ही रखो ना, आप क्यों 50-100 दास इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा, स्वामी की मृत्यु के समय दासों को मुक्त कर देना चाहिए। जब स्वामी अगर मान लो कोई स्वामी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो उसको अपने दास को मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी है, स्वामी है, उसने किसी को दास बना रखा है तो उसकी पूरी पीढ़ी ही उसको अपना दास बना के रखेगी, नहीं। स्वामी को मृत्यु के समय दासों को मुक्त कर देना चाहिए साथियों, ठीक है। अरस्तु के दास प्रथा की आलोचना भी होती है। क्या आलोचना होती है साथियों? सबसे पहली आलोचना यह है कि अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक कहता है, परंतु दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रकृति किसी को भी दास या स्वामी नहीं बनाती है, प्रकृति सबको बराबर बनाती है, ठीक है ना। हर कोई वहीं से पैदा होता है जहां से प्रत्येक आदमी एक ही जगह एक ही माँ के पेट से ही जन्म लेता है, ठीक है ना, ठीक है। तो कोई दास या कोई स्वामी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो दास, अरस्तु का ये कहना है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, ये अनैतिक है, ठीक है ना। दास प्रथा सामाजिक हो सकती है, समाज ने इसे पैदा किया है, ठीक है ना। समाज बनाता है किसी को दास, किसी को स्वामी, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत तर्क है अरस्तु का, ठीक है। दूसरा क्या है, अरस्तु कहता है यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, ठीक है। ये कथन जो है अहमवादिता को बताता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कि ये इसके अहम को बताता है कि अरस्तु के, कि भाई अरस्तु चाहता है कि यूनानी जो लोग हैं ना, उनका पूरे संसार में इज्जत रहे, उनको इज्जत की नजर से देखा जाए। इसी कारण से वो क्या कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। तो ये कथन भी क्या बोलते हैं आपका अरस्तु का गलत है, ठीक है ना साथियों। फिर उसके बाद देखते हैं 4th नंबर पे वो क्या कहता है, अरस्तु की दास प्रथा समानता और लोकतंत्र के विपरीत है। बिल्कुल दोस्तों, लोकतंत्र में समानता और लोकतंत्र का नियम क्या कहता है कि भाई हर कोई बराबर है, कोई दास नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, हर कोई बराबर है। तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं, अरस्तु की दास प्रथा समानता और लोकतंत्र के विपरीत है, ठीक है ना दोस्तों। अब एक ये विचारक है बारकर, यह कहते हैं कि दास प्रथा अमानवीय है और त्याज्य है। त्याज्य का मतलब है त्याग करने योग्य, त्याग करने योग्य, ठीक है ना। और अमानवीय मतलब जो मानव के विरुद्ध हो, ठीक है ना। तो मानवता के विरुद्ध है। क्या बोलता है, क्या दास प्रथा मानवता के विरुद्ध है और त्याग करने योग्य है। ये कौन कहते हैं, मिस्टर बारकर महोदय कहते हैं, ठीक है ना साथियों। तो आज मैंने आपको क्या बोलते हैं अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचार मैंने आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं अपने क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन वाले टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, आपने चैन मार्केटिंग का नाम सुना है? चैन मार्केटिंग, चलो आज मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। चैन मार्केटिंग होती क्या है दोस्तों, एक आदमी है, ये मैं हूँ, सपोज करो ये मैं हूँ, थोड़ा सा बढ़िया बना देता हूँ ना, ठीक है। ये मैं हूँ,
ठीक है ना, ये आपके हैं विजय सर, ठीक है ना, विजय सर, ठीक है। अब विजय सर ने आपने क्या क्या, विजय सर ने अपने नीचे 2 बंदे जोड़े, 2 बंदे सब्सक्राइब करवाए, कितने बंदे करवाए, 2 बंदे सब्सक्राइब करवाए, ठीक है। एक तो पहला नंबर एक ये और एक ये, ठीक है ना। इसको भी बना देते हैं ना, बढ़िया से बना देते हैं दोस्तों को। अच्छा मार्केटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा जो क्या बोलते हैं प्रोफेशन है सर, वो दोस्तों मेरा प्रोफेशन है जो मार्केटिंग का प्रोफेशन है, टोरेक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में अप्लायंसेस बेचता हूं, तो ठीक है मैं आपको सिखा सकता हूँ, चीज बता सकता हूँ। अब मैंने 2 आदमी जोड़े अपने नीचे, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। मैंने इन दोनों आदमियों को जोड़ दिया, इन दोनों को अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे जोड़ दिया, ठीक है ना, यूट्यूब पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे। अब ये 2 आदमियों ने 2 आदमी और जोड़ दिए, इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, 2 आदमी को जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों ने भी 2 आदमियों को जोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया कि 2 आदमियों को जोड़ दिया, और इन्होंने भी 2 आदमियों को जोड़ा। अब देखो सर, इसने तो 2 आदमियों को जोड़ा था सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे कितने आदमी हो गए, 2 4 6 8 आदमी हो गए। अब ये 8 जब जोड़ेंगे तो 8 भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा, फिर 16 का 32 हो जाएगा, 32 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, 64 का फिर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यही तो करना है, कितना बढ़िया काम है, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। कभी मार्केटिंग में जाओगे, आप ये चीज बताओगे तो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपको नौकरी पर रख लेगा वो, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे 2 बंदे जोड़ने हैं, सिर्फ आगे 2 बंदे जोड़ने हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर में, ठीक है ना। तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप बोलिए कि हमारे सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और तो आप जब ऐसा बोलेंगे तो वो आप अपने साथियों को बोलिए, जो पढ़ रहे हैं उनको बोलिए, और उनको इसमें ऐड करवाइए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय हिंद, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना।